हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कर रहे थे, जो क्लास 9 मैथ्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा। और अपन उसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया है कि जैसे यूक्लिड ने कुछ एग्जाम्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। 5 पोस्टुलेट्स थे, 7 एग्जाम्स थे। 7 एग्जाम्स में क्या क्या बोला था सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। 5 पोस्टुलेट्स में भी क्या क्या बोला था ये भी सब डिस्कस कर लिया था। और अपन ने कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे, कैसे क्वेश्चंस उसमें से आ सकते थे। अब एनसीईआरटी में कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस है जिसका डिस्कशन का थोड़ा देना चाहिए कि उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यूक्लिड से रिलेटेड ही है तो अपन उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यूक्लिड चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या उसमें कुछ है। इतना कुछ है नहीं वैसे, पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स ही थे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। लाइन एक है ए बी और उसका C मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। अपन को प्रूव करना है कि सारी लाइन सेगमेंट्स के पास में एक ही मिड पॉइंट होता है। ये तो सेल्फ एविडेंट है ना। जैसे मैंने बोला कि, एक मिनट, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये लाइन है ए बी, ये लाइन है ए बी और C इसका मिड पॉइंट है। तो क्या C के अलावा कोई मिड पॉइंट होगा भी? लाइन का मिड पॉइंट तो मिड में आ रहा होगा ना, एक ही तो पॉइंट होगा वो। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई एक ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये है, यही तो इसका मिड पॉइंट होगा। ऐसे थोड़ी कि ये भी इसका मिड पॉइंट, ये भी इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ही ये है कि उसके मिड में आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। तो हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, ये तो सेल्फ एविडेंट है ना। पर इसको प्रूव करके बताओ। तो चलो अपन प्रूव करके बताते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन है और मान लेते हैं कि इसके दो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो मिड पॉइंट्स है, एक है ये और एक है ये, एक C है एक D है। तो मैं लेट कर रहे हैं, लेट देयर आर टू मिड पॉइंट्स। ठीक है, C एंड D। तो अपन ने लेट कर लिया कि C और D इसके दो मिड पॉइंट्स है। अगर C इसका मिड पॉइंट है तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि C अगर मिड पॉइंट है ना, तो जो AC की लेंथ होगी, जो भी AC की लेंथ होगी वो, अभी मैं इसको मिड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये C इसका मिड पॉइंट है तो मैं AC जो होगा वो CB के बराबर होगा ना, अगर C इसका मिड पॉइंट है तो। क्योंकि इसका मिड में आ रहा होगा तो CB की लेंथ और AC की लेंथ बराबर होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि AB का हाफ करेंगे तो अपन के पास में AC आ रहा होगा। ठीक है, इसको ढंग से देखना एक बार। AB ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, और AB का हाफ करोगे तो AC लेंथ आएगी क्योंकि C मिड पॉइंट है, क्योंकि C को अपन ने मिड पॉइंट बोला। तो एक तो केस अपन के पास में ये बना। अब सेकंड केस आते हैं। अपन ने बोला कि दो मिड पॉइंट है तो D भी मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो D के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि D मिड पॉइंट है। अब सेकंड केस, इसको भूल जाओ। D मिड पॉइंट है मतलब ये लाइन के जस्ट बीच में आ रहा होगा। तो अगर D मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि AB का हाफ करेंगे तो AD लेंथ आ रही होगी, AD लेंथ आ रही होगी या DB आ रही होगी। तो मैंने ऐसे बोला कि AB का हाफ करेंगे तो मुझे AD लेंथ मिलेगी। ठीक है, ये मुझे लेंथ मिलेगी। अब दोनों को ढंग से देखो, दोनों चीजों को अगर अपन ढंग से देखें, ढंग से एक्सप्रेशंस को देखें, इसको और इसको, दोनों जहाँ पे स्टार मार्क हुआ हुआ है ना, उन एक्सप्रेशंस को ढंग से देखो। ये चीज AB अपॉन 2 के इक्वल और AD भी AB अपॉन 2 के इक्वल। तो अगर यूक्लिड के एग्जाम पे अपन याद करें तो यूक्लिड का एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम यही कहता था कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो चीजें सेम चीज के इक्वल है, दोनों चीजें जैसे AC और AD दोनों AB अपॉन 2 के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो ये तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे ना, तो इसको अपन लिख देते हैं। ठीक है, यूक्लिड के एग्जाम के हिसाब से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AD। रीजन क्या लिखेंगे, वही टू थिंग्स वाला पूरा स्टेटमेंट लिख देना, यूक्लिड वाला जो एग्जाम है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपन को पता चला, अपन को पता चला AC जो है वो AD के इक्वल है। ठीक है, तो ये अपन को पूरा पता चल गया। अब आते हैं इन दोनों के डिफरेंस पे। देखो जो CD लेंथ है ना, CD लेंथ कैसे निकाल सकते हो? CD लेंथ को कैसे निकालोगे? अगर मुझे इतनी सी लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो अगर CD लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये लेंथ लूंगा AD, इसमें से AC को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे CD मिल जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मैं AD में से, AD ये पूरा, इसमें से AC को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे CD मिल जाएगा। AD माइनस AC करेंगे तो मुझे CD मिलेगा, क्लियर सी बात है।
पर अगर मैं एडी में से एसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एडी में से एसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एडी और एसी तो इक्वल है ना। अगर दो इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट होगी तो कितना आएगा? जैसे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो उसका मतलब ये जो होगा 0 के इक्वल आएगा। CD जो है वो 0 है। अगर CD की लेंथ ही नहीं है कुछ भी, तो अगर CD लेंथ की लाइन का कुछ मेजरमेंट ही नहीं है, तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं CD का तो लेंथ नहीं है, तो ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ऐसे जुड़े हुए होंगे। C और D तो एक ही पॉइंट हुआ, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं C एंड D कॉमन है ये, ठीक है। C एंड D आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर वो बात ही खत्म हो गई पूरी, ठीक है। तो ये पूरा होता है अपन का मिड पॉइंट प्रूव करने का तरीका। तो अगर अपन को ऐसा बोल रहे हैं कि एक लाइन के एक ही मिड पॉइंट होता है, तो अपन बोल देंगे चलो नहीं होता है, अपन दो बोल देंगे, दोनों में प्रूव करके बता देंगे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 आ रहा है, तो उसकी वजह से वो दोनों पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स ओवरलैप ही होंगे, तो वो एक ही पॉइंट ही तो बनेगा, और एक ही पॉइंट का मतलब वो सिंगल मिड पॉइंट वाला था। तो बस हो गया अपना क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो पहले से ऐड करके बता देना, चलो एक नहीं तो दो मान लो, दो नहीं तो तीन मान लो, और तीनों को बता देना कि वो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना कैसे है, इस तरीके से करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, ऐसे इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, फिर सेकंड स्टेटमेंट अगले पेज पे। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और अगर ट्रू या फॉल्स है उसका रीजन भी बताओ। तो फर्स्ट आता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे वन लाइन ही पास हो सकती है। जैसे ये सिंगल पॉइंट है, क्या इससे एक ही लाइन पास हो सकती है? तो अपन को दिखा ये पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, कितनी भी पास हो सकती है। तो इसका रीजन क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स है सबसे पहले। अपन रीजन लिखेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो बस खत्म हो गया ये कि फर्स्ट पूछ रहा है अपन से कि क्या एक ही लाइन पास हो सकती है, तो इसका आंसर है नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस पास हो सकती है। आप कितने भी बनाओ, अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे अपन इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं। अगर उल्टा क्वेश्चन बोलते हैं ना कि दो पॉइंट्स है और उनसे पास होने वाली लाइन सिर्फ एक ही होती है, जैसे ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन है तो एक ही लाइन होगी क्या? आप दूसरी लाइन बना सकते हो क्या कि जो दोनों को ज्वाइन करती है? आंसर है नहीं। इसका मतलब इसका एक ही लाइन होती है अगर दो पॉइंट्स की बात हो रही होती तो, पर एक सिंगल पॉइंट अगर है तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, ठीक है। तो इसको हटाओ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका रीजन भी अपन लिख दिया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। ये देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। चलो अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं ये कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो अगर अपन इसको ज्वाइन करेंगे, पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए डार्क कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, एक लाइन है। इन्होंने बोला इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है जो इन दोनों को ज्वाइन कर सकती है। तो अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा तो वो तो इसको ज्वाइन नहीं कर रही है, अगर मैं तीसरी भी बनाऊंगा तो भी उसको ज्वाइन नहीं कर रही है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैं कर्व बना सकता हूँ, पर कर्व एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी होती है, वो तो कर्व हो गया ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो उनको पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होती है, और ये जो था ये स्टेटमेंट यूक्लिड के पोस्टुलेट में भी थी। तो अपन इस स्टेटमेंट को पहले तो बोलेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, पहले तो अपन लिख देंगे फॉल्स, और उसका रीजन क्या लिखेंगे? अपन पोस्टुलेट लिख देंगे, यूक्लिड ने तो समझाया अपन को, तो अपन अकॉर्डिंग टू लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ठीक है,
ये पूरा अपन का खत्म होता है यहाँ पे। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट ने यही बोला था कि फर्स्ट पोस्टुलेट ने बोला था अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो एक ही होती है, यूनिक ही होती है, उसके अलावा कोई लाइन होती नहीं है। तो अपन बस का रीजन लिख देंगे फॉल्स है। और अब अपन के पास पोस्टुलेट पहले से ही है ना, तो अपन के इसमें रीजन पहले से ही है। जैसे अगर अपन का पोस्टुलेट नहीं होता है तो उसको अपन को पूरा बताना पड़ता कि कैसे, फिर प्रैक्टिकली बताते हूँ करके। पर यूक्लिड ने अपन को पहले से स्टेटमेंट्स दे दी है, पोस्टुलेट जो भी है स्टेटमेंट्स ही है, तो उसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अपन को अगर कोई भी चीज़ में रीजन लिखना होगा तो अपन सीधा यूक्लिड का नाम लेके उसका पोस्टुलेट लिख देंगे, क्योंकि वो प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि उसने प्रूव नहीं करे, वो अच्छे से प्रूव्ड है और उसकी वजह से अपन की प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट्स है वो। अब आता है अपन थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है? टर्मिनेटेड लाइन ऐसी लाइन होती है जिसकी लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, डेफिनेट लेंथ है। जैसे ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी, इसकी लेंथ फिक्स्ड है ना, इसकी लाइन की लेंथ मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ, उसका मतलब ये टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड मतलब जो एंड हो जाती है, जो डेफिनेट लेंथ की होती है। तो ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं कि एक टर्मिनेटेड लाइन को अपन इनडेफिनेटली स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इसको मैं आगे बढ़ा के यहाँ तक ले जा सकता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ा के यहाँ तक ले जा सकता हूँ, कहीं तक भी ले जा सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ, है ना। तो यही उसने सही बोला है, क्योंकि जो यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट था ना उसमें यही स्टेटमेंट बोली हुई है। तो अपन लिख देंगे ट्रू और लिख देंगे एंड दिस वाज प्रूव्ड बाय यूक्लिड्स सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यूक्लिड ने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अपन का। ये भी टर्मिनेटेड लाइन अगर होगी तो उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो टर्मिनेटेड लाइन होती है इसकी लेंथ फिक्स होती है, उस लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो उसको अपन लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ वाला होता है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ वाली होती है, और रे एक एंड फिक्स होता है और एक एंड उसका फिक्स नहीं होता। तो ये तीन चीजें होती है, अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मैंने कल एक और चीज पढ़ी, कॉन करंट लाइन्स, तो वो भी बता देता हूँ कॉन करंट लाइन्स क्या होती है। कॉन करंट लाइन्स ऐसी लाइन्स होती है जो एक ही पॉइंट से पास होती है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तीनों जो लाइन्स है ना वो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से, है ना। तो तीन लाइन्स है या चार लाइन्स होती है, अगर एक ही पॉइंट से पास होती है तो उन लाइन्स को बोलते हैं कॉन करंट लाइन्स। और एक होती है को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट का मतलब होता है अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके ऊपर आ गई है तो वो हो जाती है को इंसिडेंट लाइन्स। तो दो अलग अलग टाइप की लाइन होती है, कॉन करंट और को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट मतलब ओवरलैप होती होगी लाइन के ऊपर लाइन, और कॉन करंट एक ही पॉइंट से पास होती होगी। ठीक है, ये अपन का पूरा हो गया टर्मिनेटेड वाला। अब आते हैं अपन आगे, इफ एट्थ आ गया ना अपन, हाँ एट्थ स्लाइड। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। जैसे मैंने बोला कि मैंने इसको अपन करके देखेंगे ना, तो प्रॉपर बनना चाहिए बस वो। ठीक है, अब इसके बराबर रेडियस का बनाना मुझे, बराबर लग रहा है? ठीक है, अब ये दोनों सर्कल आपको ऑलमोस्ट बराबर लग रहे होंगे, तो ये कह रहे हैं अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। रेडियाई क्या होती है? उसके सेंटर से लाइन जो ज्वाइन करती है उसको अपन बोलते हैं रेडियाई। ये दोनों की रेडियाई है। ठीक है, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी, उसको अपन चेक कर लेते हैं। वैसे अगर ये इक्वल लग रहे हैं तो ही इसके ऊपर ओवरलैप होगा, है ना। तो अपन, मैंने तो ये हाथ से बनाया ना, ओवरलैप नहीं हो रहा, क्या पता। ऑलमोस्ट मुझे इक्वल लग रहा है तो मुझे लग रहा है ओवरलैप होगा। ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है, ये मुझे छोटा लग रहा है थोड़ा, कोई नहीं, ओवरलैप करवा के देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरलैपिंग का प्रोसेस। अरे, इसको अपन को अलग से बनाना पड़ेगा। चलो फिर से बनाते हैं अपन सर्कल अपन के, क्योंकि वहां पे क्या पेज था। ये बनाया अपन का एक सर्कल, और दूसरा सर्कल बनाते हैं अपन अब। ठीक है, अगर ये इक्वल होंगे, अगर एरिया वाइज इक्वल होंगे तो ये ओवरलैप हो रहे होंगे। अब इसका चेक करते हैं कि ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं।
ठीक है। अगर ये ओवरलैप हो रहे हैं इसका मतलब एरिया वाइज इक्वल थे, और अगर दो सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं, ये से यहाँ पे हो नहीं रहे हैं, पर क्या है ये जो हाथ से बनाया हुआ ना रेडियस की इक्वल प्रॉपर नहीं आएगी, और अगर ओवरलैप हो रहे होते हैं तो इनकी रेडियस इक्वल होती। तो अगर दो सर्कल्स एरिया वाइज इक्वल हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, क्लियर ही है। ठीक है, तो इसको अगर अपन वापस यहाँ रखते हैं, प्रॉपर रेडियस का अगर बनाया ना, अब ये हो रहा होगा। ठीक है, अब देखना हो रहा है ओवरलैप। तो ये ओवरलैप अगर हो रहा है तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी और इसकी जो रेडियस होगी, दोनों की सेम रेडियस होगी। इसको एक बार अलग करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों स्टिक हो गए। चलो, अगर सर्कल का दोनों का एरिया इक्वल है तो उसका मतलब वो रेडियस वाइज इक्वल होंगे। तो अपन वापस यहाँ आते हैं कि अगर ये दोनों ओवरलैप हो रहे होते हैं तो इसका मतलब रेडियस इक्वल होती है, क्योंकि फिर क्या एरिया वाइज इक्वल होगा ना, तो जो डिस्टेंस आएगा ये जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल ही होगा। तो इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडिया इक्वल, इसका रीजन लिख देंगे अपन, परेशान कर दिया ये। ठीक है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल then we can say that their radii are equal। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और इसको अपन एक्सियम के हिसाब से भी बोल सकते हैं। एक्सियम ने क्या बोला था कि अगर दो चीजें ओवरलैप होती है तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो उसका रीजन अपन ये भी दे सकते हैं कि their radii are overlapping each other। ठीक है, आप एग्जाम जाके पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दो चीजें ओवरलैप होती है तो वो एरिया वाइज या फिर वो दोनों चीजें इक्वल होती हैं, लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो। ठीक है, तो ये बस हो गया अपन का, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खींच लिया मैंने, वो थोड़ा डायग्राम वायग्राम में दिक्कत हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर उसके ऊपर नहीं आ रहा ना। मेरे को सेम रेडियस का यहाँ से सेम रेडियस सेलेक्ट नहीं कर सकती। अगर मैं इसको बोलूँ कि 7 सेंटीमीटर का बना, 7 सेंटीमीटर बना के देगा, ऐसा नहीं होता। तो इसमें नहीं हो रहा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अगर सर्कल्स इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, और यूक्लिड का एग्जाम का अपन रीजन दे देंगे। चलो, लास्ट क्वेश्चन बचा शायद ये। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो, क्या बोल रहा है ये। इन द फॉलोइंग फिगर्स इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी की जो लेंथ है ना वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, और सेकंड बोल रहे हैं पी क्यू की जो लेंथ है वो एक्स वाई के बराबर है। ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो ए देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये देखना है। तो इन्होंने बोला कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और बाद में बोला कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो उसको एक बार लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और एक्स वाई भी किसके इक्वल है? पी क्यू के, है ना। एक्स वाई भी तो पी क्यू के इक्वल है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अगर दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो जो दोनों डिफरेंट चीजें हैं वो आपस में इक्वल होती है। यही तो एक्सियम था अपन का। तो इफ टू डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन वी कैन से दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो बस अपन यहाँ से एक्सियम के अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते थे कि जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते थे। उसका रीजन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, और एक्सियम की स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट जो भी मैंने अभी जस्ट बोली वही वाली। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। यूक्लिड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सारे अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट जब कर रहे थे उसमें भी बीच में डिस्कस कर रहे थे, और जो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। सारे स्टेटमेंट्स रिलेटेड सारी चीजें अपन ने कर ली। एक क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा था कि है ना, वो बोल रहे थे यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को दूसरी लैंग्वेज में लिख के बताओ। तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट जो था ना, पे पेयर एक्सियम था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर अगर एक लाइन आएगी तो लेसर देन 180 डिग्री जहाँ पे होगा वहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का, जहाँ पे सम 180 डिग्री से कम होगा वहाँ पे वो लाइंस मीट करेगी। तो ये उसका प्ले पेयर एग्जाम था। फिर अपन ने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी थी और थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ी थी। थर्ड स्टेटमेंट अपन क्या बोला था कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना तो उनके बीच में कॉमन पैरेलल लाइन नहीं हो सकती है। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट की स्टेटमेंट है। तो अगर अपन को ऐसे बोलते हैं ना कि राइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इन सम डिफरेंट लैंग्वेज और इन योर ओन वर्ड्स, तो अपन को वो दो स्टेटमेंट्स लिखनी है। जो फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में अपन ने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, उसकी पढ़ी थी, अब वो लिख देना। वो स्टेटमेंट्स क्या है एक बार बोल देता हूँ, यहाँ एक बार लिख देता हूँ क्या स्टेटमेंट्स है। अपन फिफ्थ पोस्टुलेट की एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन ऐसा लिख सकते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस
cannot have same cannot have a common parallel line। ठीक है, तो जो यूक्लिड की सेकंड वाली एक्सरसाइज है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि यूक्लिड की जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो आप यहाँ तो ये लिख देना और इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपको समझ आना चाहिए आप बोल क्या रहे हो, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो अपन इन दोनों के पैरेलल एक लाइन नहीं बना सकती है, मतलब अपन एक ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो दोनों के पैरेलल हो, है ना। अपन दो डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, पर एक लाइन नहीं बना सकते जो दोनों के पैरेलल हो। कॉमन लाइन इनके बीच में पैरेलल हो ही नहीं सकती। तो ये थी फिफ्थ पोस्टुलेट की एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं दो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स है फिफ्थ पोस्टुलेट की। तो एक बार अपन सेकंड वाली भी पढ़ लेते हैं। सेकंड वाली क्या थी, ठीक है। सेकंड वाली क्या थी कि अगर कोई लाइन है और एक पॉइंट है जो लाइन पर लाइन नहीं करता है, तो उस पॉइंट से एक लाइन बना सकते हैं पैरेलल फर्स्ट लाइन के। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ बता देता हूँ, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाइन नहीं करता है। तो इस पॉइंट से अगर एक लाइन बनाएंगे जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, तो ये ऐसी लाइन ही बनेगी। ये पॉइंट था अपना, तो ये सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं अपन, और कोई लाइन नहीं बना सकते जो इस पॉइंट से पास होती हो और फर्स्ट वाली लाइन के पैरेलल हो। जैसे मैंने एक और लाइन बनाई है, क्या ये इसके पैरेलल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पैरेलल नहीं, क्योंकि ये तो मीट हो जाएंगे ना, पैरेलल लाइन तो मीट नहीं होती है, तो ये इसके पैरेलल नहीं है। फिर मैंने दूसरी बनाई, ऐसे मैंने बहुत सारी बनाई, कोई भी पैरेलल नहीं थी, क्योंकि सारी लाइंस मीट हो रही थी। इसको एक्सटेंड करोगे तो ये मीट हो जाएगा ना, तो ये सब मीट हो रहे हैं। तो ये पूरा था कि पैरेलल लाइंस जो होती है वो कभी मीट नहीं होती है, और ये फिफ्थ पोस्टुलेट का एक पूरा डेफिनेशन पैरेलल लाइंस के ऊपर ही थी वो। तो उसको अपन लिख देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इफ अ पॉइंट we draw a line passing through a point and that point is not on the second line ठीक है, तो वो लाइन यूनिक होगी। तो इफ यू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द सेकंड लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन, देन दैट लाइन मस्ट बी यूनिक। ठीक है, देन दैट लाइन मस्ट बी यूनिक। यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से पास होते हुए, वो जो लाइन है वो सेकंड लाइन के पैरेलल है, तो जो फर्स्ट वाली लाइन है वो यूनिक होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और लाइन पॉसिबल है ही नहीं जो इसके पैरेलल भी बने और पॉइंट से पास भी होती हो, है ना। एक और अपन पैरेलल बना सकते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है इसके, पर वो पॉइंट से पास हो रही है, तो आंसर है नहीं, इस पॉइंट से थोड़ी पास हो रही है, तो इस पॉइंट से भी पास करानी है और इसके पैरेलल भी बनाना है, इस लाइन के पैरेलल, तो एक ही लाइन बनती है वो। तो अपन इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये लिख दो या फिर ये वाला लिख दो। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था ये भी। तो अपन के यूक्लिड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके पोस्टुलेट्स पूछ लेंगे, और मेनली फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। और इससे रिलेटेड उसके बाद में मिड पॉइंट वाला जो पार्ट था वो वाला, और जो मैंने उसके बीच में एक्सरसाइज करते ना कि AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD वाला, वो वाले क्वेश्चंस वाले। तो यही यूक्लिड का पूरा था। अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब इसी क्लास में अपन का टाइम बच रहा है, तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करें इसी का नेक्स्ट वाला चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, न्यू चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6 है मैथ्स का। तो लाइन्स एंड एंगल्स जब स्टार्ट करते हैं ना, ये किसमें, इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब, तो अपन इसमें बहुत सारा सब कुछ पैरेलल लाइनों के बारे में ही पढ़ेंगे। वापस से पैरेलल लाइन आएगी, और ये जो चैप्टर है थोड़ा सॉल्व वाला है। जैसे अभी तक अपन जो भी पढ़ते हुए आए हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जो रियल नंबर और ये सब थे, सॉल्व नहीं हुआ, इतना सॉल्व वाला नहीं था, मतलब बस फ्रैक्शंस थे, ऐसा कुछ था।
पॉलिनॉमियल्स अच्छा चैप्टर था, अच्छे सॉल्व हो रहे थे, सब कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, सिंपल थे, आराम से हो रहे थे। थर्ड चैप्टर जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो इस टाइप का चैप्टर था, पॉइंट्स को प्लॉट करना, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं आया कि बहुत हार्ड मैथ्स आ गई हो। फिर फोर्थ में आए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफ को प्लॉट करना था, सिंपल सा चैप्टर था, ग्राफ प्लॉट हो रहे थे। फिफ्थ चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री, कुछ ऐसा मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ा। अब आपको इसमें मजा आएगा, जो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स, वो पूरा सॉल्व वाला है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि इसका एंगल इतना है 30 डिग्री, तो ये एंगल फाइंड करो, तो अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा वो वाला क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करेगा अपन के अंदर, और अपन को थोड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और बहुत इजीली होता जाएगा अगर अपन को अच्छे से समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो अपन थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स क्या होता है? लाइन्स क्या होती है? इनडेफिनेट लेंथ की जो कभी एंड नहीं होती, उसको अपन लाइन बोलते हैं। ठीक है, और एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल्स होते हैं दो लाइन्स के बीच के बनने वाला, जैसे दो रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन एंगल बोलते हैं। ये रे है, ठीक है, ये एंड नहीं हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये एंड नहीं हो रही है। ये एक और रे है, ये भी एंड नहीं हो रही है, तो इनके बीच में जो ये चीज आती है इसको अपन बोलते हैं एंगल। तो ये होता है एंगल, ये होती है रे। तो दो रेस के बीच में जो होता है वो एंगल होता है। अब ये जो कॉर्नर आता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये होता है वर्टेक्स। इससे पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले कुछ टर्म्स हो गए ना, बेसिक टर्म्स, तो ये आगे वर्टेक्स, एंगल, रे, ये रेस के बीच में जो होता है उसको अपन मेजर जो करते हैं वही एंगल होता है। इसके बाद में अपन को कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये सब। जैसे मैंने ये एंगल बनाया तो ये 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये 90 डिग्री का है, ये एक राइट एंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया। अब ये जो एंगल है ये क्या है? ये एक 180 डिग्री वाला है, पूरा 180 डिग्री। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये होता है एक स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल होता है जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन है, जैसे इसी के ऊपर ही एक और लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल बोलो, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं जैसे ये मेरे इस फिंगर को देखना और ये एंगल, ये आपको कुछ एंगल दिख रहा होगा, ये अगर इसके ऊपर आ गई तो ये जीरो एंगल है, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पूरा घूम के आई है इसके ऊपर, ऐसे पूरा रोटेट होते हुए अब आई है, तो ये जो पूरा एंगल हुआ ये पूरा 360 हो गया, है ना। तो यहाँ जीरो एंगल बोलो या कंप्लीट एंगल बोलो, एक ही बात है। तो जीरो एंगल का मतलब होता है वो 0 डिग्री मेजर हो रहा है उन दोनों के बीच में, और ये कंप्लीट भी तो हो सकता है, ये पूरा इसके ऊपर घूम के आई हो, तो ये एक कंप्लीट एंगल भी कंसिडर हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स ये होते हैं। तो स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और एक जीरो एंगल। तो कोई भी अगर लाइन है स्ट्रेट तो उसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है तो उसका मतलब वो कैसा एंगल है? वो स्ट्रेट एंगल है। 90 डिग्री पे तो राइट एंगल है ही, और फिर जीरो एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। अब इनके बीच में भी कुछ पार्ट है, ऐसे एंगल्स जो 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, मतलब वो 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। एंगल को थीटा से एक बार डिनोट कर देते हैं। जो 90 से मतलब कम है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? एक्यूट। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे, 60 डिग्री, 70 डिग्री, वो सब। फिर आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से मतलब 90 से 180 के बीच वाला एंगल। तो ऐसे एंगल्स जो 90 से तो बड़े हैं लेकिन 180 से छोटे हैं, उनको क्या बोलेंगे? तो उनको अपन बोल देते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, वो हो जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 120 डिग्री, 130 डिग्री 90 से बड़े हों और 180 से कम हो, 179 या 175 कुछ भी बोलो अपन, तो ये। और ऐसे एंगल जो 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो 180 से ग्रेटर है लेकिन 360 से कम है, तो इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के एंगल्स थे। लाइन से एंगल्स पढ़ रहे हैं तो एंगल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये डिफरेंट टाइप के एंगल्स थे। अब एक चीज़, ये सब हो गया ना अपन के पास में, एक्यूट एंगल और ये। अब आता है अपन का मेन चीज़, जिससे अपन को थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं? ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हो, जैसे ये
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो इसका पूरे का स्ट्रेट लाइन का एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 180। कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखेगी, आप डी को यहाँ पे रखो, आप कितना मेजर करोगे 180। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है, इस लाइन की वजह से क्या हुआ, दो एंगल बन गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल, एक एंगल x है और एक एंगल y है। पर ये पूरा कितना है, ये पूरा तो 180 है ना, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर x प्लस वाई करेंगे तो 180 आएगा। तो ये होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसे एंगल्स जिनका जो सम है वो 180 आता है, उनको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक लाइन पे बनना जरूरी है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ ये, ठीक है, ये एक लाइन थोड़ी है, इसमें तो बैंड आ रहा है, बैंड आ रहा है तो ये पूरा 180 है ही नहीं। 180 होने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। जैसे ये इस पॉइंट पे ये एंगल कितना बन रहा है 180, पर ये जो है ना इसमें बैंड आ रहा है, तो ये 180 नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि इधर मैंने एक लाइन खींची, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो क्या मैं x प्लस वाई को 180 बोल सकता हूँ? तो आंसर है क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 180 तो कहीं से भी नहीं है ये। तो अगर बैंड आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और उनका सम 180 होगा, जरूरी होगा। और अगर उल्टा बोल रहे हैं कि किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 है, तो वो जो लाइन है वो कैसी बनेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर 180 आ रहा है तो 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। तो अगर अपन को प्रूव करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे अपन को ऐसा बोल दिया, प्रूव दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लिखा हुआ है। तो ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए जरूरी क्या होगा कि उसका जो सम आ रहा हो, ए बी के ऊपर सारे एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 का, तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो उसका मतलब जो सम आएगा 180 से कम आएगा ना। तो अपन को ये क्वेश्चन करवाएंगे कि अपन को बोलेंगे कि इस लाइन को प्रूव करके बताओ कि स्ट्रेट लाइन है, तो अपन कहेंगे यार देख तो रहा है ऐसे, तो वो नहीं है, उसको प्रूव करके बताओ कि वो स्ट्रेट एक लाइन है, ठीक है। तो अपन का बेसिक पता चल गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। कल अपन एडजेसेंट एंगल्स पढ़ेंगे और फिर पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, पैरेलल लाइंस के अंदर कौन कौन से एंगल्स इंक्लूड होते हैं, वो सब, ठीक है। कल से सिर्फ यही चैप्टर पढ़ेंगे, यूक्लिड वाला चैप्टर अपन का खत्म हो गया। तो अभी के लिए थैंक यू, और होप करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा हो। बस वो सर्कल वाला जो बना अपन का वो बना नहीं अच्छे से, तो यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, थैंक यू।